चंपारण बड़ी मीठी जगह है। एक तो यहाँ की बोली बाणी बड़ी मीठी है, भोजपुरी, और दूसरी बात कि यहाँ के लोग बनते रहे हम किताबे मोहब्बत, नहीं पा सके हम जवाबे मोहब्बत, मेरी बात मानो ज़रा तुम भी पी लो, है अमृत सा पानी शराबे। 1945 ईस्वी में स्थापित महाविद्यालय है और बिहार में काफ़ी नामचीन रहा है यह महाविद्यालय। हमारी माँ है तो माँ का प्रेम हमको अंग्रेजी से नहीं मिल सकता। वह आंटी हो सकती है लेकिन वह माँ नहीं हो सकती। लेकिन भाषा कोई जिंदगी से कभी नहीं मिलती, इस तरह जिंदगी नहीं मिलती, लेने से ताजो तख्त मिलता है, मांगे से भीख। अपनी कर्मठता से जेल को महाविद्यालय परिसर में राधा मोहन सिंह ने 2 करोड़ की परियोजना हमको दी है, जिससे मेन गेट से लेकर के आगे विकास द्वार तक का। भाषाई अस्मिता की हम बात करते हैं, हिंदी को लोग अब हीन की नज़र से देख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज का खास कार्यक्रम एक मुलाकात के इस अंक में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं मुंशी सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य और प्रख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा। सर, आपका रियल न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। क्या लगता है कि वर्तमान स्थिति में आपको जो प्राचार्य की जिम्मेदारी मिली है मुंशी सिंह महाविद्यालय के, ये अपने आप में आपको एक गौरव की अनुभूति होती है? बिल्कुल होती है, चूँकि यह 1945 ईस्वी में स्थापित महाविद्यालय है और बिहार में काफ़ी नामचीन रहा है यह महाविद्यालय, और एक से एक प्रोडक्ट्स यहाँ के निकले हुए हैं जो राष्ट्र को बनाने में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। तो यह तो गर्वानुभूति होती है कि मैं मुंशी सिंह महाविद्यालय का प्राचार्य हूँ, मुझे कुछ कार्य करने का मौका इस मंच पे मिला है। क्या लगता है कि इस समय जब आप प्राचार्य हैं इस महाविद्यालय के, चंपारण में शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या संभावनाएं देख रहे हैं? देखिए, चंपारण तो शिक्षा का सबसे बड़ा हब, उत्तर बिहार का कहें या बिहार राज्य का कहें, वो बनने की संभावना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि पहले से एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के रूप में मुंशी सिंह महाविद्यालय दोनों जिलों का पहला ये चला आ रहा है। उसके बाद यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का मतलब है कि शहर का ग्लोबल हो जाना। अभी समय लगेगा, लेकिन जब पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय यहाँ अवतरित हो जाएगा तो विश्व के अनेक जगहों से लोग पढ़ने के लिए आएंगे और वो यहाँ के वातावरण को प्रभावित करेंगे और यहाँ के वातावरण से प्रभावित होंगे। और यहाँ मेडिकल कॉलेज, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, बहुत सारे बीएड कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट की भरमार, ये सब शिक्षा के हब के रूप में उत्तर बिहार में चंपारण को सिद्ध करती। मुंशी सिंह महाविद्यालय के थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे। मुंशी सिंह महाविद्यालय के बारे में कहा जाता था कि ये मूल रूप से विद्यालय ना होकर ये जेल हुआ करता था। तो जेल से विद्यालय बनना और विद्यालय के बाद इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। देखिए, 34 के भूकंप में अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, और उस भूकंप में उत्तर बिहार लगभग पूरी तरह से प्रभावित हुआ था। तो उस समय यह एबेंडोन्ड जेल हो गया। और पहले यह महाविद्यालय जब यहाँ के शिक्षाविदों ने खोला तो ये कभी किसी प्राइवेट कमरे में, कभी कहीं 2-3 साल इस तरह सफ़र करता रहा 45 में खुलने के बाद। लेकिन 47 में जब आज़ादी मिली तो यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने 1 रुपये के लीज पर यह दे दिया। उसके बाद भागलपुर से यशस्वी प्राचार्य केशव प्रसाद सिंह बुलाए गए यहाँ, और उन्होंने अपनी कर्मठता से जेल को महाविद्यालय परिसर में निर्मित किया। कहते हैं लोग कि वो छाता लगा करके धूप हो या बारिश हो खड़े रहते थे और एक ईंट और गिलावे के जोड़ को देखते थे कि यह पुख्ता बने, और अपनी पुख्तगी के साथ यह 75 से ऊपर वर्ष बिता चुका है महाविद्यालय और अभी भी उसी शान से खड़ा है। सिरकार वही है या फिर कुछ काम वगैरह हुए हैं, रीइनोवेशन के कार्य हुए हैं? बहुत कुछ हुआ है। गर्ल्स हॉस्टल बना है यूजीसी के पैसे से। उसके बाद वोकेशनल बिल्डिंग यहाँ बना है। उसके बाद सरकार के द्वारा उधर फील्ड में परीक्षा भवन का निर्माण हुआ है। इधर रूसा के पैसे से, जिसमें पोस्ट ऑफिस और बैंक चल रहा है, उस बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। तो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अभी माननीय सांसद राधा मोहन सिंह ने 2 करोड़ की परियोजना हमको दी है, जिससे मेन गेट से लेकर के आगे विकास द्वार तक कार्य होगा।
50 फीट चौड़ी सड़क बनेगी और बच्चों के लिए यहाँ मेल लड़कों के लिए यानी बॉयज़ के लिए यहाँ जो है वो कॉमन रूम नहीं था, तो उन्होंने कॉमन रूम बनवाने का प्रस्ताव पास किया है। और एक जो है सो वाचनालय ये लाइब्रेरी के सामने बनेगा, मार्च के भीतर बन जाना है उसको। आप जब पदेन हुए तो यहाँ बुद्धिजीवियों का मत था कि अपार संभावनाएं हैं एमएस कॉलेज के उन्नयन को लेकर, विभागों में विस्तार को लेकर, और जो शिक्षा क्षेत्र में हम बात करें तो केवल चंपारण ही नहीं, केवल पूर्वी पश्चिमी चंपारण ही, आसपास के जिलों को भी एमएस कॉलेज शुरू से आच्छादित करता रहा है। तो क्या आपके आने के बाद कुछ उन्नयन के कार्य हुए हैं? क्या विभागों में कुछ बढ़ोतरी हुई है? देखिए, विभागों में बढ़ोतरी तो नहीं हुई है, क्योंकि वह गवर्नमेंट का मामला है। गवर्नमेंट को हम प्रस्ताव भेजते हैं और लगभग सारे विभाग, भूगोल को छोड़ करके और गृह विज्ञान को छोड़ करके लगभग सारे विभाग हैं यहाँ। पीजी तक की पढ़ाई आर्ट्स में भी है, कॉमर्स में भी है, साइंस में भी है, रिसर्च भी यहाँ हो रहे हैं। हमारे कई रिसर्च स्कॉलर हैं, कई प्रोफेसरों के रिसर्च स्कॉलर हैं जो कार्य कर रहे हैं। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय का एक्सटेंशन काउंटर यहाँ है। इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा सेंटर हमारे यहाँ है। उसके बाद बीबीए है, बीसीए है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है जो प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, एनसीसी है यहाँ, एनएसएस है, ये सब युवाओं को दीक्षित करने वाली संस्थाएं हैं। और सबसे बड़ी बात कि अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए राज्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा अनुदान दिया जाता है और प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र यहाँ है, जहाँ कि बीपीएससी और एसएससी और बैंकिंग सर्विसेज के लिए बच्चों को हम सुयोग्य निर्देशकों द्वारा कोचिंग दिलवाते हैं। आपका हमेशा मत रहा है कि सांस्कृतिक रूप से चंपारण का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। वर्तमान में भी चूंकि आप जैसे लोग यहाँ चंपारण में सक्रिय हैं और आपके बिना कहा जाता है कि कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, बड़े स्तर के आला दर्जे के कार्यक्रम आपके बगैर वो संभव नहीं हो सका है। संस्कृति को समझना कितना आवश्यक है चंपारण के लिए? देखिए, देश चलता है संविधान से। किसी भी देश का संविधान होता है और देश तब राष्ट्र में परिणत होता है जब उसकी संस्कृति, उसकी सांस्कृतिक परंपराएं बोलती हैं, तब देश राष्ट्र में परिवर्तित होता है। चंपारण में संगीत साहित्य की एक बड़ी सुदीर्घ धारा रही है। उर्दू साहित्य के क्षेत्र में भी, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भी चंपारण अग्रणी रहा है। जनाब इतरत हुसैन इतरत यहाँ होते थे जो कि बहुत बड़े शायर थे और उनके नाम पे आज भी बज़्म इतरत यहाँ उर्दू वाले चलाते हैं, जिसकी गतिविधियाँ साल भर निरंतर चलती रहती। उसके बाद यहाँ जमुना प्रसाद झुनझुनवाला थे, बहुत बड़े कवि थे। उनकी किताब का हमने संपादन भी किया है, देश के नाम, देश की थाती नाम से, और बनारस में ही उसका इनॉग्रेशन हुआ था। तो वो बहुत बड़े पोएट थे, बहुत ही राष्ट्रीय पोएट थे। और आज भी कई लोग यहाँ हैं। जहाँ तक संगीत की बात है तो संगीत में यहाँ वीणा वादिनी संगीत संस्थान पुराना नाम है, जिसमें एक से एक बड़े बड़े लोग आए। पुराने लोग कहते हैं कि एकाध लोगों को छोड़ करके देश का कोई नामचीन संगीतकार ऐसा नहीं था जिसने उसमें शिरकत न किया हो, लेकिन समय के हिसाब से वो संस्था बंद हो गई। उसके बाद चंपारण सांस्कृतिक महोत्सव समिति, जिसके पुरोधा डॉक्टर वीरेंद्रनाथ पांडे हुआ करते थे, जो बाद में मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति बने, उन्होंने यहाँ निरंतर सांस्कृतिक महोत्सव समिति के माध्यम से एक कार्यक्रम करवाया, जिसमें हेमा मालिनी जी का नृत्य नाटिका बैले, राधा कृष्ण बैले बहुत ही अविस्मरणीय रहा। गज़ल सम्राट उस्ताद गुलाम अली साहब का कंसर्ट यहाँ हुआ। उस्ताद मोहम्मद हुसैन का कंसर्ट हुआ। सूफ़ी गायक बंधु बडाली बंधुओं का यहाँ गायन हुआ। उसके बाद पाकिस्तान के बड़े नामचीन गायक उस्ताद शफकत अली खान का गायन हुआ। शोभना नारायण का नृत्य हुआ। तो एक सुदीर्घ परंपरा। और इसी कड़ी में इस बार उस्मान मीर आ रहे हैं, जो बड़े लोकप्रिय गायक हैं गुजरात के, 12 तारीख को। तो एक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा है जिसको समेटे हुए है चंपारण। और हम इसलिए अच्छे लोगों का परफॉर्मेंस कराते हैं कि उससे नई पीढ़ी प्रेरित हो, उनको देखे, सुने, गुने और उनके गुणों को अपने भीतर साकार कर सके। और कहना न होगा कि डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन अभी अंतर्राष्ट्रीय फलक पर
चंपारण का नाम चंपारण की बेटी के रूप में वो कर रही हैं और अभी संगीत नाटक अकादमी की मानद सदस्या भी हैं वो भी इस कार्यक्रम में आ रही हैं। तो इस ढंग के कलाकारों का निकलना बतलाता है चंपारण बड़ी मीठी जगह है। एक तो यहाँ की बोली बाणी बड़ी मीठी है भोजपुरी, और दूसरी बात कि यहाँ के लोग बड़े मधुर हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के लोग आप कुछ कहें तो सुनना चाहते हैं। ये गुण दुर्लभ गुण है अन्य जगहों पे जो चंपारण में है कि आप कुछ सुनाना चाहें तो लोग आत्मीयता के साथ सुनते गुनते हैं। ये मैं कवि सम्मेलनों के मंचों से भी कहता हूँ, और कविगण भी जो बाहर से आते हैं कहते हैं कि चंपारण जैसे श्रोता जगत में दुर्लभ है। तो यही हमारी सांस्कृतिक विरासत को उजागर करता है। भाषाई अस्मिता की हम बात करते हैं, हिंदी को लोग अब हीन की नज़र से देख रहे हैं। अगर कभी भी अपने आप को बड़ा साबित करना हो तो लोग अंग्रेजी का इस्तेमाल कर लेते हैं, हिंदी का इस्तेमाल करने से परहेज करते हैं। क्या ऐसी धारणा ठीक है? वे अज्ञानी हैं, उनके लिए मैं कहूँगा है प्रभु इन्हें क्षमा करना, ये अज्ञानी है। हिंदी गंगा की तरह की पवित्र धारा है जिसमें अनेक भाषाएं विभाषाएं आकर के मिलती हैं। कहीं इसे अवधी मजबूत करती है, कहीं इसे भोजपुरी मजबूत करती है, कहीं इसमें उर्दू का छौंका तड़का लगता है, और इस तरह आगे जिसका सर्वाइवल होता है। गंगा में अनेक नदियां मिलती हैं लेकिन सर्वाइवल गंगा जी का होता है बंगाल की खाड़ी तक। उसी तरह सर्वाइवल हिंदी का होता है, और आज हिंदी को लेकर के रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि विश्व के 120 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, वहाँ लोग पढ़ते हैं, और हिंदी रोजगार की सबसे बड़ी भाषा है। आप देख लीजिए भारतीय सेना में अनुवादक का जगह, राजभाषा पदाधिकारी का जगह, जितने बैंकिंग सेक्टर हैं सब में राजभाषा पदाधिकारी अनुवादक की जगह। आप स्वयं टीवी के लाइन से हैं तो टीवी में जितने हिंदी के चैनल हैं सब में समाचार वाचक की ज़रूरत हिंदी भाषी लोगों की पड़ती है, और पर्दे के पीछे जो काम होता है राइटिंग एडिटिंग का, उसके लिए भी हिंदी के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आप देख लीजिए कि रेलवे में राजभाषा पदाधिकारी की जगह, तो हिंदी सबसे बड़ी रोजगार की भाषा है मेरी दृष्टि में। हिंदी को लेकर के रोदन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वे लोग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हैं, हीन भावना से ग्रसित हैं, जो कहते हैं कि अंग्रेजी बोलने से ज़्यादा मान मिलता है। हमने भी देश में कई जगहों का वो किया है, भ्रमण किया है, कहीं हमको हिंदी को लेकर हीनता का बोध नहीं हुआ, कहीं मान सम्मान मिलने में कोई कमी नहीं हुई। तो क्या जो लोग ये कहते हैं कि हिंदी एक क्षेत्रीय भाषा है या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके अंग्रेजी के बिना काम नहीं चल सकता है, तो क्या इसको और भी डेवलप करने की ज़रूरत है, हिंदी का और विस्तार होना ज़रूरी है? देखिए, अंग्रेजी जो है वह विश्व की संपर्क भाषा है, और हिंदी जो है सो भारत की अपनी मातृभाषा है। दोनों में अंतर करना पड़ेगा। संपर्क भाषा, चूँकि अंग्रेज 200 वर्षों तक यहाँ रहे और अंग्रेजी के रंग में लोगों को भिगो दिया, और आज भी किसी भी देश में अंग्रेजी संपर्क भाषा का काम करती, इसलिए अंग्रेजी से भी नफरत करने की ज़रूरत नहीं है, अंग्रेजी भी सीखे जाने की ज़रूरत है। हिंदी हमारी माँ है, तो माँ का प्रेम हमको अंग्रेजी से नहीं मिल सकता। वह आंटी हो सकती है लेकिन वह माँ नहीं हो सकती। लेकिन भाषा कोई बुरी नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें अंग्रेजी से हिंदी में आई हैं। जैसे नोबेल का कॉन्सेप्ट हिंदी में नहीं था, लेकिन नोबेल वेस्टर्न लिटरेचर से आया, रोमांटिसिज्म वेस्टर्न लिटरेचर से आया, जिससे छायावाद का हमारे यहाँ हुआ। सोनेट है, वो सोनेट हमारे यहाँ त्रिलोचन शास्त्री लेकर के आए। ईरान से गज़ल आई। तो भाषा में केदारनाथ सिंह सुप्रसिद्ध कवि कहते थे कि भाषा में बाड़ेबंदी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, कि यहाँ तक इस भाषा की सीमा है और इसके बाद इस भाषा की सीमा है। भाषा असीम है। और वो कहते थे कि देखिए, साइबेरियन पक्षी को जो बीज साइबेरिया में चुगते हैं और उड़ते उड़ते आकर के बीट भारत की धरती पर करते हैं, और इससे नई नई वनस्पतियों का हमारे यहाँ उदय होता है, हमारा वनस्पति शास्त्र विकसित होता है। इसलिए उन पक्षियों को आने दीजिए, उनको बीट करने दीजिए, फायदा हमारा ही होगा। कहा जाता है कि आपकी कविता के बिना मंच अधूरा सा रह जाता है, तो आप खुद ऐसी कविताओं को आप खुद भी मंचों पर गाया करते हैं, जिससे राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होती है, जिससे मातृ प्रेम की भावना जागृत होती है। तो अगर कुछ याद हो तो मुझे भी ज़रा शेयर करें। देखिए, ऐसा है कि मैं कवि नहीं हूँ, पहले स्पष्ट कर दूँ, लेकिन चूँकि उद्घोषक हूँ तो दूसरों की जो प्रेरक कविताएं होती हैं
उसको मैं मंचों से लोगों को ओरिएंट करने के लिए पढ़ता हूँ। और ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं, जैसे मैं प्रेम पे कहता हूँ कि जो पढ़ते रहे हम किताबे मोहब्बत, नहीं पा सके हम जवाबे मोहब्बत, मेरी बात मानो ज़रा तुम भी पी लो, है अमृत सा पानी शराबे मोहब्बत। फिराक को कोट करते हुए मैं अक्सर बच्चों को साहस देने के लिए कहता हूँ कि बंदगी से कभी नहीं मिलती, इस तरह ज़िंदगी नहीं मिलती, लेने से ताजो तख्त मिलता है, मांगे से भीख भी नहीं मिलती। सूफ़ी मंचों पर जब मैं रहता हूँ तो मैं कहता हूँ प्यारे लाल शौकी की कविता कि जिन प्रेम रस चाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, जिन इश्क में सर ना दिया, सो जग जिया तो क्या जिया। तो इस तरह से जैसा संदर्भ रहता है उस ढंग की बातें मैं कोट करता हूँ। ये थे मुंशी सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा। बेबाक है और महान शिक्षाविद के रूप में इनको इस इलाके में, खास करके चंपारण क्षेत्र में जाना जाता है। इस अंक में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए आप देखते रहिए रियल न्यूज। नमस्कार। राजनीति के दाव पेच हो या हो खेलों की राजनीति, बात हो सिनेमा की चकाचौंध की, या हो जुर्म के अत्याचार की, आम हो या खास, नेता हो या कलाकार, बात समाज के हर पहलू की, चाहिए तो बस थोड़ा सा साहस, सच कहने और सच दिखाने का जज्बा। इसी हिम्मत के साथ हम दिखाते हैं आपका अपना न्यूज चैनल रियल न्यूज बिहार।